वेलकम बैक व्यूअर्स। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत विषय चल रहा है अंग्रेजों की बंगाल विजय। इसी क्रम में आज का वीडियो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। करते हैं कंटिन्यू बिना किसी देरी के। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। यह युद्ध भी अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति का परिणाम था। 1788 ईस्वी में कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। अंग्रेज खुद तो नहीं लड़ रहे थे, क्या करा, हैदराबाद के निजाम को टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होने के लिए पत्र लिखा। टीपू ने इसे संधि के उल्लंघन के रूप में और 1788 ईस्वी में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। टीपू के इस आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मिडो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण, क्योंकि टीपू की जो शक्ति थी वो काफी मजबूत थी, सैन्य शक्ति, इसके कारण मिडो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई। अर्थात टीपू के सामने वह सफल नहीं हुआ। ऐसे में दूसरा चरण 1790 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। मार्च 1791 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया। फिर वह टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास भी आ गया, पर वर्षा ऋतु के आ जाने से वह अभियान को जारी नहीं रख सका और उसे मंगलौर की ओर वापस आना पड़ा। 1791 ईस्वी की गर्मियों में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुआत कर दी। इस तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आ गए। कॉर्नवालिस की सेना में काफी मजबूती आ गई। टीपू ने बहादुरी से युद्ध किया, पर अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1792 ईस्वी में उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अकेला टीपू इन सबसे कैसे लड़ सकता था? इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। अंग्रेज भी ले गए और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में, अर्थात उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 मई 1700। श्रीरंगपट्टनम संधि की अपमानजनक शर्तें। टीपू सुल्तान जैसे स्वाभिमानी शासक अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जो शर्तें थीं, उसने टीपू को अंदर से बहुत ज्यादा गिलानी। भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं। अब कारण क्या था? जो भारत के राज्य थे वो आपस में खुद लड़ रहे थे, इसी का फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। यही हुआ टीपू सुल्तान के साथ। उसे किसी भारतीय राज्य से सहायता। अस्तु अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने भी कोशिश की। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया। टीपू ने अरब, कुस्तुतनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था, कहीं से मदद मिल जाए। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम से इस शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध प्राप्त लाभ का तीनों के बीच बराबर बराबर बंटवारा किया जाएगा। जो भी युद्ध में प्राप्त होगा उसका बंटवारा तीनों में बराबर बराबर किया जाएगा। इस बार अंग्रेजों का मुख्य सेनापति थे आर्थर वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। दो घमासान युद्धों में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण ले ली। अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 ईस्वी को उस पर कब्जा कर टीपू बहादुरी से दुर्ग की रक्षा करता हुआ अंततोगत्ता टीपू वीर गति को। टीपू सुल्तान का आकलन। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अरबी, फारसी, कनारिस एवं उर्दू में धारा प्रवाह बोल सकता। टीपू एक महान योद्धा था। उसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था और उसने एक दक्ष सैन्य बल तैयार करने और उसे बंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। यद्यपि उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, तथापि उसने कभी भी उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी सेना के दबाव समूह बनाने की अनुमति। टीपू ने एक शिक्षित और सामरिक तौर पर सारे काम किए, लेकिन वह अंग्रेजों के आगे टिक नहीं सका। अपने पिता की तरह टीपू ने नौसेना को महत्व को समझा कि नौसेना का क्या महत्व हो सकता है युद्ध में, को समझा। 1796 में उसने नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाजों और 20 बड़े पोतों के बेड़े की योजना बनाई। मंगलौर, यजेदाबाद एवं मौलिदाबाद में 3 गोदियों की स्थापना की। हालांकि उसकी योजना
क्रियान्वित नहीं हो सकी। टीपू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसे उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया। टीपू सुल्तान की लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनयिक था। टीपू में एक अच्छे शासक के सभी गुण मौजूद थे। उसने 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक टेकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की। उसने इस अवसर पर सबके लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक कहने की अनुमति दी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। कुछ इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया है। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार था। सुल्तान का यह आकलन पूरी तरह से नहीं है। यह सत्य है कि उसने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया, लेकिन उसने मुस्लिम मोपलाओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें दंडित भी किया। अर्थात उसने एक तरफा काम। यद्यपि केरल में महलों को विजित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। उसने हंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति इस मूर्ति को 1791 में मराठा आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया। यह आवश्यक नहीं है कि अतीत के व्यक्तियों का आकलन धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आधुनिक पैमाने के साथ किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि जो अतीत के व्यक्ति हैं उनका आकलन धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आधुनिक पैमाने के साथ किया जाए। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को बंद किया और उसे केवल महिलाओं एवं विकलांग लोगों के लिए सही समझा। अगर कोई विकलांग है या कोई महिला है तो उसके लिए सही समझा। उसने सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ का भी श्रेय दिया जाता है। टीपू सुल्तान को सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ से दिया जाता है। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने। टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त। जब टीपू की मृत्यु हो गई तो मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशन याफ्ता बनाकर वेल्लोर भेज दी कि जाओ आप और पेंशन। मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। जो पहले संधि थी उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टनम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को ऊटी, गुर्रमकोंडा और चित्तल दुर्ग के कुछ भाग प्राप्त हुआ। मराठों के लिए सूंदा और आरपोनेली का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उनकी अस्वीकृति के बाद इन जिलों को भी अंग्रेजों और निजामों ने आपस में बांट लिया।
मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्णराव के अधीन कर दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेलेस्ली को माचिस की उपाधि मिली। इस युद्ध के बाद मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए